जो ग्रेविटेशन में हमारी एक चीज जो बची हुई है दैट इज सैटेलाइट्स। और आज हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के बारे में तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होगा कि जैसे मून एक सैटेलाइट है ना, कि अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के अराउंड भी कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, उसमें से मून एक चीज है। इसी तरीके से जो भी तुम्हारी प्लैनेटरी बॉडीज हैं वो सारी किसी ना किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। दिस एंटायर यूनिवर्स इज स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस, फ्रॉम एन एटम टू द हाईएस्ट पॉसिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। हर चीज किसी और चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और प्लूटो, नेपट्यून, मार्स, जुपिटर ये सारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो पूरा सिस्टम बन गया बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। बस हमने उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बन गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें ये एक सन है, इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड मरकरी रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड वीनस रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम बन गया, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ओके, दिस इज कॉल्ड मिल्की वे। हमने ऐसे इसका नाम दे दिया मिल्की वे, क्योंकि जब अगर हम बहुत ऊपर से जाके देखें, बिल्कुल उसका टॉप व्यू देखें और उसको नीचे देखें, ठीक है, तो वो उसका कलर तुम्हें व्हाइटिश दिखाई देता है थोड़ा सा, इसलिए हमने इसको बोल दिया मिल्की वे। ऐसे ही पूरा ये जो हमारा कॉस्मोस है, पूरा ये जो यूनिवर्स है, उसमें ऐसे बहुत बहुत से छोटे छोटे से सोलर सिस्टम्स पड़े हैं। यहाँ पे कोई और सन है S1, इसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 1 2 3 4, कुछ प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसके अराउंड। ये अलग से सोलर सिस्टम है। फिर यहाँ पे एक अलग से सोलर सिस्टम होगा। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम तुम्हारे बन गए। फिर ये जो तीन चार इकट्ठे सोलर सिस्टम है, एक बड़ा सा जो सन होगा यहाँ पे, कोई यहाँ पे एक बहुत बड़ा सन होगा, उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे होंगे, 1 2 एंड 3 लाइक दिस। ये तीनों सोलर सिस्टम एक बड़े सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर ये एक बड़ा पैकेज बन गया, बहुत बड़ा ये पैकेज बन गया। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होंगे पूरे यूनिवर्स में। फिर ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जो पैकेज है, ये पैकेज रिवॉल्व करता है किसी और बड़े सन के अराउंड। ये पूरा का पूरा पैकेज रिवॉल्व करेगा किसी और बड़े सन के अराउंड, और ये कहानी चलती जाती है। दिस इज एंडलेस, दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। कोई भी इसका एंड नहीं आता कि कहां पे जाके ये कहानी खत्म हो जाएगी। तभी तो हम बोलते हैं दिस यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग। ये यूनिवर्स बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये तो होगी हाई लेवल पे बात, यू नो, कि हाई लेवल पे यूनिवर्स में ये सारी चीजें हो रही हैं। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर तुम नीचे आ जाओ ना, बिल्कुल एक एटम जो होता है, अगर मैं इस मार्कर को तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, तो एंड में एक एटम मिल जाएगा मेरे को। एटम इज इनडिविजिबल। ऐसा बोला जाता है कि एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस मैटर। लेकिन अगर तुम एटम को भी देखो, एटम में भी सेम एनाटॉमी फॉलो फॉलो होती है। एटम में क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सन जैसा लगा लो तुम, ये पॉजिटिव होता है, इसके अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है। बहुत सारे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल ये एक सोलर सिस्टम जैसे चीज ही बन जाती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट चलता है हमारा, दैट थिंग्स रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, दिस इज ट्रू फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड एटम टू द हाईएस्ट पॉसिबल सन इन द प्लैनेट। लेकिन अभी हम इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम बस थोड़ी सी बात करेंगे सन और अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की। तो अपने सोलर सिस्टम में क्या क्या है, एक सन है, एक सन है और उसमें 9 प्लैनेट्स हैं,
और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के आसपास घूम रहे हैं, और उसमें से एक छोटी सी चीज क्या है, मून। अब ये मून क्या करता है, ये अर्थ के अराउंड घूमता है, तो इसको हम बोलते हैं ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो जब हमने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया कि यार ये देखो अपने आप ही घूमता जा रहा है अपने आसपास, मतलब ये सेट हो चुका, हमने बांध दिया इसको, है ना। अब ये सेट हो गया, अब इसमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है इसको, अब उसमें ऑलरेडी इतनी मैकेनिकल एनर्जी है, वो अपने आप बस घूमता जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जब टेलीस्कोप से देखा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब इसको एनर्जी देने की जरूरत है नहीं, कुछ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी इस तरह से एडजस्ट हो चुकी है, अब वो अपने आप मून घूम रहा है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दें, ऐसी स्पेसशिप क्रिएट कर दें जिसको हम इतनी मून जितनी एनर्जी दे दें, और उसको ऐसे हवा में ऐसे घुमा दें, उसकी भी एनर्जी इस तरीके से सेट कर देंगे कि वो अपने आसपास घूमता रहेगा आराम से बढ़िया अर्थ के आसपास। फिर उससे हम कुछ काम भी करवा लेंगे, स्पेसशिप से काम करवा लेंगे, फोटो खींच लेंगे अर्थ की, या फिर स्पेसशिप से और बाकी प्लैनेट्स देख लेंगे, स्पेसशिप के ऊपर टेलीस्कोप लगा देंगे। तो अर्थ सैटेलाइट के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, है ना। तो हमने सोचा हम क्या करते हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट तो है ही, मून तो रिवॉल्व कर ही रहा है, हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं, हम एक इंजन लगा देते हैं पहले, ठीक है। पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, शुरू शुरू में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मार्कर है मैं ऊपर मारूं तो नीचे आ जाता है, ये दिक्कत है अर्थ की, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तुम कोई भी चीज ऊपर मारने की कोशिश करो वो नीचे खींच लेता है, और नीचे खींच के आ जाता है वो रेस्ट पे। लेकिन एक क्लास में मैंने देखा था कि अगर मैं इस मार्कर को मारूं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये नीचे नहीं आएगा, तो ये नीचे नहीं आएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा अर्थ से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अब ये अर्थ के फील्ड से बिल्कुल ही बाहर निकल गया, अब इसका अर्थ से कुछ लेना देना ही नहीं है। पहले छोटी वेलोसिटी में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने ऊपर मारा इसको 10 मीटर पर सेकंड से, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वापस अर्थ पे आ जा रहा है, और फिर मैंने बहुत तेज मार दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब ये अर्थ से बाहर निकल गया, अब इसका कोई अर्थ के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट द मिडल पाथ, मैं चाहता हूं कि भाई अर्थ से रिलेशनशिप भी रहे, कि मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस पे काम करता रहे, लेकिन इसकी अलग से अपनी भी फोर्स हो कि ये अर्थ पे बिल्कुल वापस आके ना गिर जाए। बेसिकली मैं मून बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मार्कर मून बन जाए, मून बन जाए मतलब एक सैटेलाइट बन जाए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन जाए। तो जो उसके बाद मैंने वैल्यू ढूंढी, वो वैल्यू निकल के आई 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं इसको मारूंगा ऊपर, तो ये अर्थ के फील्ड से बाहर तो निकल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इतना भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये गोल 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 घूमने लग जाएगा अर्थ के आसपास ये मार्कर। ये एक्चुअली में होगा कैसे, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, यहां से मैंने मार्कर को मारा इधर 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर मैं कम की स्पीड से मारता, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारता, तो वो यहीं पे गिर जाता। थोड़ा सा मैं तेज मारता, वो यहां पे गिर जाता, थोड़ा सा और तेज मारता, वो यहां पे गिर जाता। अब मैंने 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मारा, तो वो यहां पे गया, अर्थ इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहां पे आ गया, अर्थ इधर अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहां पे आ गया, अर्थ इधर अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहां पे आ गया, अर्थ यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे आ गया, अर्थ यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे आ गया, अर्थ यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे आ गया, अर्थ नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो एक लूप में बन गया। समझ रहे हो, फीलिंग आ रही है सैटेलाइट बनती कैसे है, कि वो अर्थ भी उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की वेलोसिटी भी है 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो एक लूप में बंध गया, इनफाइनाइट लूप में बंध गया, और उसकी वजह से ना तो वो अर्थ के ऊपर आके गिर पा रहा है, और ना वो अर्थ के फील्ड से एस्केप कर रहा है। तो वो बेसिकली एक सैटेलाइट बन गया, वो अर्थ के आसपास घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, ठीक है। अब उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इवेंट हो जाए, ठीक है, कॉस्मोस में कुछ हो जाए कि जैसे सैटेलाइट के ऊपर आके कुछ लग गया, या फिर
अर्थ श्रिंक हो गया, अर्थ एक्सपैंड हो गया, अगर कोई मेजर इवेंट नहीं होगा तब तक ये मार्कर घूमते रहेगा अर्थ के अराउंड, और इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने का तरीका क्या है? तुम 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर मारो तो ये एक सैटेलाइट बन जाएगा। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड से मार सकते हो, 9 से मार सकते हो, 10 से मार सकते हो, 11 से मार सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम कम की स्पीड पे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मारा तो ये फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो ये गोल गोल नहीं घूमेगा, बाहर ही निकल जाएगा, सीधा चला जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर। ये स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, किसी चीज को सैटेलाइट बनाना है तो हमें क्या करना है, उसको मारना पड़ेगा 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम। ठीक है जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड आई कहां से थी? हमने बोला था कि भाई ये हमारा सरफेस जो है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है? माइनस जी एम एम बाय आर, ये तो थी सरफेस पे, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। इंफिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो जाएंगे जीरो। तो यहां से मैंने कैलकुलेशन करके निकाल लिया, माई v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैंने निकाल ली थी इसकी एस्केप वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, कि अब तुम अर्थ के फील्ड से एस्केप कर गए हो। और ये जो वैल्यू है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मैं कितनी स्पीड से इस मार्कर को फेंकूं कि ये अर्थ के ऑर्बिट में बंध जाए। ऑर्बिट समझते हो? ऑर्बिट मतलब जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, कि मैं अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो ये अर्थ के ऑर्बिट में बंध जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। और अभी हम देखेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड को हम निकालते कैसे हैं। ये 8 किलोमीटर पर सेकंड आया कहां से, तो उसकी हम अभी थोड़ी सी डेरिवेशन देखेंगे कि 8 किलोमीटर पर सेकंड आया कहां से। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि है क्या, हमें करना क्या है। हमें एक सैटेलाइट बनानी है। सैटेलाइट कैसे बनती है? अगर ये अर्थ है, सैटेलाइट मान लो मेरी यहां पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वो जो सैटेलाइट है वो यहां पे ऐसे ऐसे करके घूमती रहेगी। सैटेलाइट ऐसे ऐसे करके घूमती रहेगी। हमें पता करना है उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी जो अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे घूम रही है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सो नाउ, अब अगर कोई चीज अर्थ के अराउंड घूम रही है किसी भी डिस्टेंस पे, घूमने वाली चीज में हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, घूमने वाली चीज में एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, कोई भी चीज मान लो मैं ऐसे डंडा पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाने लग जाऊं कोई चीज, तो वो जो चीज घूम रही होगी उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जिसको हम बोलते हैं mv²/r। तो यहां पे एक लग रही होगी mv²/r। यहाँ पे r कितना, सेंटर से डिस्टेंस कितना, x। तो एक फोर्स लग रही होगी mv²/x। और मैंने रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये कोई अलग से फोर्स नहीं होती, ये एक सूडो फोर्स होती है जो हमारी टेंशन की फोर्स होती है, ग्रेविटेशन की फोर्स होती है, मैग्नेटिज्म की फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। क्या ये याद आ गया कशिश? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर की तरफ ऑलरेडी कोई फोर्स लग रही होती है, मान लो मेरे पास एक तार है और उसके साथ में से डंडा मान लूं और घुमाने लग जाऊं,
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन की फोर्स होगी जो अंदर लग रही है। तो यहां पे अंदर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स को हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही मेरी यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी mv²/x। और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लग कितनी रही है, अर्थ से अगर कोई मास है x डिस्टेंस दूर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है, gmm/x²। gmm/x²। अब मैं यहां पे अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखूं, तो my velocity comes out to be under root of gm/x। एक सैटेलाइट जब अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ को छोड़ो कोई भी प्लैनेट, जुपिटर के किसी भी ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट घूम रही होगी, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी डिसाइड होगी इस फॉर्मूले से, gm/x का अंडर रूट। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से x डिस्टेंस दूर है, तो x डिस्टेंस दूर वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ घूमेगी। अगर मैं थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ा दूं, तो इसका ये ऑर्बिटल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब एक सैटेलाइट यहां पे जा रही है, इसकी एक स्पीड होगी, एक सैटेलाइट जो यहां पे जा रही है इसकी अलग स्पीड होगी, जो सैटेलाइट यहां पे जा रही है उसकी अलग स्पीड होगी। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो अलग अलग सैटेलाइट्स जा रही हैं, उन सबकी स्पीड अलग अलग होगी। और वो स्पीड कैसे डिसाइड होगी, बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/x। ठीक है जी। अब मेरे को पता करना है कि अगर कोई सैटेलाइट, मान लो अर्थ के सरफेस पे ही सैटेलाइट बन गई, अब बिल्कुल सरफेस पे तो बना नहीं सकता मैं, ऐसे तो बना नहीं सकता कोई यहीं पे मैंने सैटेलाइट बना दी, फिर तो वो बिल्डिंग बिल्डिंग में जाके लग जाएगी। ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस है। मैं चाहता हूं मेरे को यहीं पे सैटेलाइट बनानी है, अभी यहाँ पे 2-3 किलोमीटर ऊपर या फिर 10 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पे ये 6400 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मतलब अर्थ के सरफेस पे ही बनानी है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहीं पे अर्थ के सरफेस पे मेरे को एक सैटेलाइट बनानी है, तो इस अर्थ के सरफेस पे जो मैं सैटेलाइट बना रहा हूं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो हम पता करेंगे इस फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/, अब क्योंकि अर्थ के सरफेस पे है, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। ये वाला डिस्टेंस मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है, 6400 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर और, फर्क नहीं पड़ता ना कुछ, है ना। ये वही वाली कहानी आ गई। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई मेरे को 6400 रुपीज देना, तो तुम मेरे को दे दोगे, फिर मैं तुम्हें बोलूं कि 2 रुपए और दे दो, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो बेसिकली हम उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है इसके टर्म्स में। बेसिकली 2 इज वेरी लेस देन 6400, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। 2 इज वेरी लेस देन 6400, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस पे रिवॉल्व कर रही है, दिस इज अंडर रूट ऑफ gm/r, अंडर रूट ऑफ gm/r। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये होती है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तुम इस इन टर्म्स को तुम याद भी रख सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ के सरफेस पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ gm/r। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 2gm/r, और इसकी वैल्यू हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको
मेरे को अर्थ का मास तो मान लो नहीं पता या फिर बाकी चीजें नहीं पता, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो मेरी टर्म बन गई gm/r², दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा निकल के आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू आर is equal to under root of acceleration due to gravity is 10 into radius is 6400 kilometer is equal to, यहां से 8 बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 is equal to 8000 SI यूनिट में आइए, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, ये बन जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये आ गई तुम्हारी ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मैं इस मार्कर को अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मारूं तो वो अर्थ के आसपास ही घूमने लग जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा। अगर मैं 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मारूं तो थोड़ा सा दूर जाके घूमने लग जाएगा। अगर मैं 10 की स्पीड से मारूं थोड़ा सा दूर जाके सैटेलाइट बन जाएगा। 11 की स्पीड से मारूं थोड़ा और दूर जाके सैटेलाइट बन जाएगा। और 11.2 की स्पीड से मारूं तो ये बाहर ही निकल जाएगा। तो अर्थ के आसपास अगर सैटेलाइट बनानी है कोई, तो जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड चाहिए तुम्हें मास की, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। Yes, Kashish, was this all clear? Please give me a thumbs up. Okay, please. You have a few minutes, take a couple of minutes, इसको नोट कर लो, फिर हम बाकी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, परफेक्ट। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है तुम्हारे जो मिड लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि नीट या फिर आईआईटी जेई का जो पहले वाला एंट्रेंस होता है, एडवांस से पहले जो मेन होता है आईआईटी जेई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशनशिप बताओ ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी में। ऑर्बिटल स्पीड तो तुमने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ जी आर। एस्केप वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। अगर मेरे को इसको इसके टर्म्स में कंपेयर करना है तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? ओके, अब हम एस्केप वेलोसिटी को भी इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ 2gm/r² इंटू r। ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2gr। अंडर रूट ऑफ 2gr is equal to under root of 2 times under root of gr। ऑर्बिटल वेलोसिटी थी अंडर रूट ऑफ gr, एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ gr। तो बेसिकली ये बन गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां से हमारा रिलेशनशिप निकल के आता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हमें पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 8 इंटू रूट 2। इसका मतलब तुम 8 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने करके नहीं देखा, तुम करके देख लेना। 8 को अगर तुम रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स
ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम करके भी देख सकते हैं। √2 की वैल्यू कितनी है? यस सर आ गया। 1.414 मल्टीप्लाइड दिस बाय 8, तो कितना आ जाएगा? 8 1s are 8, 8 4s are 32, 3 आ गया यहाँ पे, दिस गिव्स मी 11.28। ठीक है, ये होगी तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी 11.2, ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8, और इसको अगर तुम √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप तुमसे बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो आया था 2011 IIT JEE एडवांस्ड 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2011 IIT JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हें मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के सरफेस पे, जैसे मैंने अभी बोला ना 2-3 किलोमीटर ऊपर, ऐसे अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। मान लो तुम बैठे हो सैटेलाइट के अंदर, ठीक है, तुम ड्राइवर हो सैटेलाइट के, तुम सैटेलाइट को चला रहे हो अर्थ के सरफेस पे। फिर एकदम से क्या हुआ, एक छोटी सी चीज पड़ी थी एम मास की, एम मास की एक चीज पड़ी थी तुम्हारे पास। तुम सोच रहे थे यार ये मेरे को चाहिए, तुम्हें गुस्सा आ गया उस एम मास वाली चीज पे, तुमने उसको बाहर मारना चला के ताकि ना वो बाहर निकल जाए अर्थ के सरफेस से। तो तुम उसको कितनी वेलोसिटी से बाहर मारोगे कि वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए? मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं एक बार, ठीक है। ये अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट है, वो ऐसे जा रही है। अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट जा रही है। इस सैटेलाइट के अंदर से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को तुम्हें बाहर मारना है ताकि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। तुम्हें इसको बाहर उठा के मारना है ताकि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम कितनी वेलोसिटी के साथ इसको बाहर उठा के मारोगे कि ये अर्थ के फील्ड से एस्केप हो जाए। ओके, क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक अर्थ है, सरफेस पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, बिल्कुल सरफेस पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसकी अपनी कुछ स्पीड होगी, हमने अभी अभी निकाली है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस सैटेलाइट के अंदर से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को तुम्हें बाहर निकाल के मारना है ताकि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, मतलब कि एस्केप कर जाए। तो मैं कितनी वेलोसिटी से उसको बाहर उठा के मारूं ताकि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए? तो थोड़ा सा समझते हैं इस प्रॉब्लम को। हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट होगी जो यहाँ पे जा रही है, इसके अंदर एक मास होगा एम मास का। अगर हम इस पे एनर्जी वाली इक्वेशन लगाएं, इसके पास कौन सी एनर्जी है फिलहाल? एक तो इसके पास अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो अर्थ के फील्ड से r डिस्टेंस दूर है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जी एम एम बाय आर। और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो सैटेलाइट घूम रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे v कितना होता है किसी सैटेलाइट का? जी एम बाय आर। ये हमने अभी अभी निकाला 2 मिनट पहले, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस, अब एक तीसरी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तीसरी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? जो हम इसको देंगे, अभी हम इसको एनर्जी देंगे ना बाहर फेंकने के लिए, तो वो एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है जी, ये तो होगी वो वाली एनर्जी जो अभी इसके पास है।
फिर जब हम इसको इन्फिनिटी पे मारेंगे, इन्फिनिटी पे मारने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। मतलब ये जो सारी टोटल एनर्जी है वो इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से v निकालना है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। v कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर इधर लेके आऊंगा ये हो जाएगा g m m बाय r। इसको मैं अगर इधर लेके आ रहा हूं ये बन जाएगा माइनस g m m बाय 2r इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू g m m by 2r is equal to 1/2 mv square. M 2 2, v comes out to be under root of gm by r। और इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, कितनी है ये वैल्यू, अंडर रूट ऑफ gm by r 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे रिवॉल्व कर रही है, तो एक तो पहली उसकी स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे रिवॉल्व कर रही है तो 8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है सैटेलाइट की। और अब दूसरी चीज क्या है कि अगर अब तुमको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के फील्ड से बाहर निकालना है उस सैटेलाइट में से, तो पहले ऑलरेडी 8 किलोमीटर पर सेकंड से रिवॉल्व कर रही है वो सैटेलाइट। अब वो चीज को अगर तुम्हें बाहर फेंकना है, तुम्हें एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर पर सेकंड दे देना पड़ेगा उसको। एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर पर सेकंड जब तुम उसको और स्पीड दे दोगे तो वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेई में 2011 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिकली तुम्हें एनर्जी इक्वेट करनी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अभी हमने स्पीड तो देख ली, स्पीड का तो मैंने देख लिया कि अगर कोई सैटेलाइट है वो किसी डिस्टेंस पे घूम रही है तो स्पीड कितनी होती है उस सैटेलाइट की, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय एक्स। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई स्पीड तो ठीक है, टाइम पीरियड बताओ मेरे को। टाइम पीरियड भी होता है ना किसी चीज का, अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है किसी चीज के अराउंड तो उसका टाइम पीरियड भी होता है वो घूमने वाली चीज का। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। वेलोसिटी तो मैंने निकाल ली, अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है, पूरा सरकमफ्रेंस। ठीक है, पूरा सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड। तो अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पे अर्थ है, अगर कोई सैटेलाइट यहां पे रिवॉल्व कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई एक्स अपॉन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ जीएम बाई एक्स। ठीक है, मैं ये वाला अंडर रूट जो एक्स है इसको ऊपर उठा के लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2 पाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ जीएम। तो ये x रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2, टोटल कितना बन गया, x रेज टू द पावर 3/2। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट gm इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2। ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके,
तो अभी ये तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, देखो 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ gm, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x रेज टू द पावर 3/2। यहां से अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं, मैं इसका स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर मैं इक्वेशन का स्क्वायर ले लूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू द पावर 3। इसका मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ एक सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे घूम रही है और उसका टाइम पीरियड है, कुछ दे रखा है तुम्हें 2 घंटे। फिर तुम्हें पूछा जाए कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से 2 आवर डिस्टेंस ऊपर है, उसका तुम टाइम पीरियड बताओ। तो वो सारे क्वेश्चंस तुम कैसे करोगे, इस फॉर्मूले से, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ओके, एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। मान लो एक सैटेलाइट है वो जो अर्थ के सरफेस पे रोटेट कर रही है यहां पे, और उसका टाइम पीरियड है 1 दिन, 1 दिन में पूरा चक्कर काटती है। अब एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस पे 2 आवर डिस्टेंस ऊपर घूम रही है, तो उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो जो पहले वाली सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 दिन। दूसरे वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें नहीं पता, इज इक्वल टू पहले वाली सैटेलाइट का रेडियस कितना है, आर, दूसरे वाली सैटेलाइट का रेडियस कितना है, आर प्लस 2 आर, मतलब कि 3 आर। इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। So this will be equal to 1 by t will be equal to r cube upon 27 r cube। तो यहां से r क्यूब आ जाएगा, जो इसका t is equal to 27 days। मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे कोई सैटेलाइट है वो 1 दिन में चक्कर काट रही है, तो एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ से 2 आवर डिस्टेंस ऊपर है वो चक्कर काटेगी 27 दिन में। और ये 27 दिन वाली सैटेलाइट है कौन सी, ये तुम्हारी मून है ना। मून का जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 27.4 डेज, 27.3 डेज। उतनी देर में वो अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर देते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट एंड वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स, इसको तुम नोट कर लो। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो IIT जेईई में पूछा गया था 2005 में। सर मंडे टेस्ट हुआ था पोटेंशियल में, तीनों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स में एक गलत। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता तुमसे कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस पे जा रही है, उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस पे जा रही है, उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं उसका टाइम पीरियड। यहां पे बस तुम आर पुट कर दो, यहां पे तुम आर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे कर दो आर पुट कर दो इसको। अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट जो जा रही है उसका अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो तुम क्या करोगे, यहां पे आर पुट कर दोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू
2 pi r upon under root of gm by r. Under root of gm by r is equal to gr is equal to 2 pi root r upon 10. 2 pi root r upon 10. Sorry, root 10. ठीक है, इस तरीके से तुम अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड निकाल सकते हो किसी सैटेलाइट का। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तुम यहां से सीधा भी कर सकते हो। अर्थ के सरफेस पे जो सैटेलाइट जा रही है तुम्हें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो यू नो दिस इज 2 पाई इंटू आर। कितना है अर्थ के सरफेस पे? 6400 किलोमीटर अपॉन, ये भी तुम्हें पता ही है, वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे जो सैटेलाइट जाती है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 8000 मीटर पर सेकंड। तो मतलब बेसिकली तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो अगर कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से तो। ऑलराइट काशिश, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सही था ये? ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू वन लास्ट टॉपिक। सैटेलाइट के ऊपर हमारी बस एक चीज अभी रह गई है, एंड दिस लास्ट टॉपिक इज द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। दिस लास्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। हमने सैटेलाइट की वेलोसिटी की बात की, फिर सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात की। नाउ लास्ट थिंग इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी? अब तुम सोच के देखो, एक सैटेलाइट है वो अर्थ के आसपास घूम रही है, ऐसे एक्स डिस्टेंस पे घूम रही है, तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल काम कर रहा है वहां पे, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्योंकि वो घूम रही है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो एक सैटेलाइट की एनर्जी होती है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है और उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई चीज है, हम कौन सी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं? जो अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे घूम रही है। अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई चीज होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच? यस, उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय x, और उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm बाय x। ठीक है, तो इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे, दिस विल बिकम माइनस जी एम एम बाय 2x। माइनस जी एम एम बाय 2x। अगर मैं तुमसे पूछ लूं अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट है, अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट जा रही है, उसकी एनर्जी बताओ, तो अर्थ के सरफेस वाली सैटेलाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय 2r। इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे, अगर r से मल्टीप्लाई कर दोगे और r से डिवाइड कर दोगे तो gm बाय आर स्क्वायर बन जाएगा g। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम आर बाय 2।
अर्थ के सैटेलाइट पे तुम्हारी एनर्जी हो जाएगी इतनी। ये सब याद नहीं रखना, ठीक है? अगर तुमने ये सारे फॉर्मूलेज याद करने स्टार्ट कर दिए तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें बस ये याद रखना है, अगर कभी भी सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया, एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें पता है उसकी एनर्जी कितनी होगी। सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv²। वेलोसिटी कितनी होगी सैटेलाइट की? √of GM/x और इसका स्क्वायर। बेसिकली तुम्हें फॉर्मूलेज याद नहीं रखने, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रखने, ठीक है? तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तुम इसको नोट कर लो, फिर हम इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे एंड विद दैट विल एंड द क्लास टुडे। जस्ट नोट दिस थिंग डाउन। प्लीज गिव मी अ थम्स अप जब हो गया। तो द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर किसी भी डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसकी एनर्जी इज -GMM/2x। अभी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन तुम्हारा IIT JEE में पूछा गया था। मेरे को ईयर याद नहीं है कौन से साल पूछा गया था। सो दिस क्वेश्चन इज, प्लीज नोट इट डाउन गाइस, दिस क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से तुम्हें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है तुम्हें अर्थ के सरफेस से, और कितनी हाइट पे लॉन्च करनी है? 2r हाइट पे लॉन्च करनी है। उसको लॉन्च करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझा रहा हूं। दिस इज अर्थ। अर्थ के सरफेस से तुम्हें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है यहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। ऐसे वो सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। तुम्हें पता करना है कि तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस मास को ताकि वो लॉन्च हो जाए इस रेडियस पे। यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है? तो इसे निकालने के लिए भी हम वही चीज यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे इस सैटेलाइट की कुछ एनर्जी होगी और यहां पे इस सैटेलाइट की कुछ एनर्जी होगी। जो यहां पे इसकी टोटल एनर्जी होगी, जब वो रोटेशन में आ गया तो उस टाइम पे जो टोटल एनर्जी होगी वो तो मेरे को पता है सैटेलाइट की कितनी होती है, -GMM/x, सॉरी -GMM/2x। हमने अभी अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -GMM/2x। तो यहां पे मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? ये सैटेलाइट सेंटर से कितनी दूर है? सेंटर से ये r + 2r, 3r डिस्टेंस दूर है सेंटर से। तो मतलब मैं यहां पे पुट कर दूंगा 3r। ये तो होगी एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जब वो घूमने लग गई। लेकिन अगर जब वो सरफेस पे जस्ट पड़ी है कोई चीज, अब ये मार्कर सरफेस पे पड़ा है, तो इस टाइम पे भी तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी ना। सरफेस पे भी दो तरह की एनर्जी होती है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो हम इसको देंगे। ये हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी होती है? -GMM/r। तो जो एनर्जी हम इसको देंगे, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको मैं उधर उठा के लेके जा रहा हूं, GMM/r
GMM by 6R. इसका LCM लेके the answer will be equal to 5 by 6 GMM by R. इसको अगर तुम्हें थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो इसका आंसर विल बी 5 by 6 into GMR. तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी किसी मास को ताकि वो 2R डिस्टेंस पे जाके लॉन्च हो जाए. Alright, Kashish, please give me a thumbs up. क्या ये सही था? Okay. So, with this we come to an end of this chapter. ये था ग्रेविटेशन और हमारे ग्रेविटेशन के कुछ 6-7 वीडियोस बने हैं. और भी कुछ चीजें होती है ग्रेविटेशन में. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉज, नाम सुना था केपलर का. वो सारी चीजें इस बार कट गई हैं सिलेबस में से कोविड-19 सिचुएशन की वजह से. तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो गया. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर.